नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट ने नशेड़ियों और हुड़दंगबाजों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया है, जहां डीसीपी पश्चिम देवेश कुमार पांडे और एडीसीपी गोपाल कृष्ण चौधरी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया है। वहीं आपको बता दें कि अमीनाबाद चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं बताया जा रहा है कि बिना मास्क 3 सवारी, बिना हेलमेट, नशा करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान काटे गए हैं, साथ ही कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। आपको बता दें कि नए साल पर पुलिस कमिश्नरेट ने नशेड़ियों और हुड़दंगबाजों के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसके चलते डीसीपी पश्चिम देवेश कुमार पांडे और एडीसीपी गोपाल कृष्ण चौधरी के नेतृत्व में ये पूरा अभियान चलाया गया है। वहीं आपको बता दें ये सघन अभियान अमीनाबाद चौराहे पर चलाया गया, जहां बताया जा रहा है कि बिना मास्क वाले लोग, 3 सवारी, बिना हेलमेट, नशा करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, साथ ही पुलिस ने उनका चालान काटा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि नए साल के चलते पुलिस कमिश्नरेट ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं आपको बता दें ये चेकिंग अभियान नशेड़ियों और हुड़दंगबाजों के खिलाफ चलाया गया था। लगातार देखा जाता है कि नए साल पर नशेड़ी और हुड़दंगबाज नए साल पर जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हुड़दंगबाजों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है, जहां बताया जाए कि डीसीपी पश्चिम देवेश कुमार पांडे और एडीसीपी गोपाल कृष्ण चौधरी के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया। ये आपको बता दें कि बिना मास्क, 3 सवारी, बिना हेलमेट, नशा करके वाहन चलाने वालों के चालान भी काटे हैं पुलिस ने। साथ ही इस अभियान में पुलिस लगातार इस अभियान के चलते चेकिंग कर रही थी। मैंने आपको बता दें ये पूरा अभियान डीसीपी और एडीसीपी के नेतृत्व में किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट ने एक चेकिंग अभियान चलाया है। वहीं आपको बता दें ये चेकिंग अभियान नशेड़ियों और हुड़दंगबाजों के खिलाफ चलाया गया है। एडीजी एसएन सावत ने लोकमंच से खास बातचीत में बताया कि नए साल पर मुस्तैद यूपी पुलिस रहेगी, साथ ही सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही बताया कि सौदे और मंचलों पर कार्रवाई करने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। साल 2020 की विदाई हो रही है, 2021 का आगमन हो रहा है। इसको लेकर तमाम जगह जश्न होंगे, पार्टी होंगी और पुलिस के लिए एक कानून व्यवस्था को लेकर तैयारी भी की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी एसएन सावत जी, जिनसे बात करते हैं कि नए वर्ष पे क्या गाइडलाइन है और क्या तैयारी है। कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए आप जानते हैं कि कुछ शासन द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, जिसमें बंद एरिया में कितने लोग रहेंगे उसको निर्धारित किया गया है। ओपन एरिया में कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसका निर्धारित किया गया है। शेष स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन द्वारा समय वगैरह का निर्धारण किया जाएगा। रास्ते में किसी को हुड़दंग करने नहीं दिया जाएगा या शराब पीकर गाड़ी चलाने नहीं दिया जाएगा, उसकी चेकिंग भी होगी। उसके साथ जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पे हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड्स भी एक्टिव रहेगी और उसके साथ साथ पुलिस की ड्यूटियाँ रहेगी। तो इसका हम लोग अपने जोन स्तर से भी अनुश्रवण करेंगे। पुलिस यूपी में सवेरा योजना चला रही है और जिसमें वृद्ध जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो क्या तैयारी है और क्या लाभ मिलेगा वृद्ध? आप जानते हैं ये स्कीम उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें ओल्ड सिटीजन्स का रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस रजिस्ट्रेशन के तहत उनके कुछ बेसिक डिटेल्स को पुलिस के डेटाबेस में रख लिया जाता है और उस डेटाबेस को आधार उनको एक आईडी नंबर दी जाती है और उसी के आधार पर जब कोई उनको अचानक आवश्यकता होती है तो एक कॉल पे ही पुलिस उनके सेवा में तत्पर रहती है। वैसे तो 60 ईयर्स एंड अबोव के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, लेकिन 70 साल से जो अधिक उम्र के हैं उनको हम लोग प्रायोरिटी में इस योजना के अंतर्गत करा रहे हैं। कुछ ज़िले में इसमें काफ़ी अच्छी कार्रवाई भी हुआ है। थैंक यू। किस जिले में ज़्यादा हो? सुल्तानपुर में। हाँ,
सुल्तानपुर जैसे आपने नाम लिया, सुल्तानपुर में 7,200 से भी अधिक लोग रजिस्टर हो रखे हैं। थैंक यू सर। लोकमंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह नया साल मनाएं, किस तरह नया साल मनाने के लिए तो सब लोगों को मैं चाहूँगा कि अनुशासित तरीके से मनाएं और कोरोना को ध्यान में रखते हुए मनाएं। ये महामारी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी भी हम लोगों को उससे बच के रहना आवश्यक है, मास्क पहनना आवश्यक है, दूरी बनाए रखना भी आवश्यक है। और उसके साथ साथ आगे के लिए भी मैं चाहूँगा कि सब लोग एक दूसरे को मदद करें और वर्ष 2021 सबके लिए मंगलमय हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। जी बिल्कुल, कोविड-19 को लेकर जो है पुलिस की तैयारी पूरी तरह है और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पैनी नज़र रहेगी। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं यूपी पुलिस ने सवेरा योजना के तहत वृद्ध लोगों की सहायता के लिए जो है कमर कस ली है। फिलहाल जिस तरह से यूपी पुलिस लगातार लोगों की मदद कर रही है, यह अपने आप में सराहना भी है। लोकमंच न्यूज़ के लिए। और इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में अंबे एसोसिएट फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में लूट हुई है, जहां बताया जा रहा है कि ऑफिस में बदमाशों ने लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। वहीं आपको बता दें कि बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर एक युवक पर भी जानलेवा हमला किया है। उसके बाद बताया जा रहा है कि मारपीट और नकदी लेकर भागने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पीड़ित ने देर रात थाने पहुंचकर मामला भी दर्ज कराया है। साथ ही आपको बता दें कि बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कराया है पुलिस पीड़ित ने। वहीं ये जो पूरा मामला है ये वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित केसरबाग डीजी कोर्ट के पास का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आए दिन बदमाश लूट की घटना को या किसी अन्य घटना को अंजाम देते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि बदमाशों में लगातार पुलिस का जो डर है वो लगातार खत्म होता जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता आसिफ बेग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं। जी आसिफ, बताया जा रहा है कि अंबे एसोसिएट फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कुछ अपडेट है? जी वैसे बता दूं कि पूरा मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर जो है कुछ बदमाश जो है राड और से लैस होकर कंपनी में पहुंचे और अंबे एसोसिएट फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ किया और जो कर्मचारियों ने विरोध किया इसका उनको भी मारा पीटा गया। और जो है वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश भाग से निकले, लेकिन पूरी घटना जो है बदमाशों की पिटाई और नकदी लेकर भागने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने वजीरगंज थाना क्षेत्र पहुंचकर मामले की एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले में जो है कार्रवाई की बात कर रही है। हालांकि बदमाश अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं, लेकिन जिस तरह से नए वर्ष पर कमिश्नरेट पुलिस ने मुस्तैदी होने का दावा किया था, जगह जगह पुलिस पिकेट लगाए जाने की बात कही थी, लेकिन जो घटना हुई है बदमाशों ने जो तांडव मचाया और आसानी से भाग निकले, इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मामले को डीसीपी ने गंभीरता से लिया है और मामले का खुलासा और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए जो है टीम लगा दी गई है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द बदमाश गिरफ्तार किए जाएंगे। अगर बात विवाद की करें तो इस मामले में पहले से भी कुछ मामला चल रहा है, इस पहलू पर भी पुलिस छानबीन कर रही है। आसिफ, मामले में घायल लोगों की क्या कुछ स्थिति है? जी आपको बता दूं कि मामले में जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत में सुधार है और जो है उनका उपचार भी चल रहा है। दूसरी तरफ पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर जो घायल थे उनका जो है बयान भी दर्ज किया और जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। जी आसिफ, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने लोकमंच से खास बातचीत में कहा कि दिल्ली के जामिया में शहीद ब्रिगेडियर की मजार तोड़कर अपमान किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कब्र की सुरक्षा को लेकर सरकार से मांग करेंगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अंसारी बंधुओं के बारे में पूरा देश जानता है और एक छवि भी है। यही वजह है कि अंसारी बंधु परिवार में सांसद भी हैं, विधायक भी रह चुके हैं और कई महत्वपूर्ण ओहदों में भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी जी, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि
देश के लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान रहा आपके परिवार का? देखिए, आज़ादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब, जो 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और गांधी जी के 10 सबसे निकट विश्वास पात्र लोगों में से एक उनकी गिनती होती थी। एक दौर ये था जब दिल्ली में उनका जो अपना आवास था वो दरियागंज की कोठी नंबर 1, जिसे दारुल सलाम नाम से पुकारा जाता था, वो कांग्रेस पार्टी के चोटी के लीडरों के ठहरने का ही वो वही अड्डा था। और वहीं मंसूबा बनता था किस तरह से देश को आज़ाद कराने के लिए अब कौन से आंदोलन और किस तरह से शुरू किए जाए। उनके अलावा भी दूसरी हस्ती थी फरीदुल हक अंसारी साहब की। ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर रहे हैं, 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहपाठी नहीं बल्कि रूम पार्टनर थे लंदन में। और बार एट लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद जब हिंदुस्तान वापस आए तो एक ही साथ आए थे। इन लोगों ने यातनाएं सही, स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत ने इनको जेल भी भेजा, और आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों ने महत्वपूर्ण किरदार अदा किए और देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें गर्व है कि हम उस परिवार के सदस्य हैं, और हमारी रगों में भी अपने उन्हीं बुजुर्गों का खून दौड़ रहा है जिन्होंने वतन की आबरू के लिए, इसको आज़ाद कराने के लिए तमाम तरह की अपनी तन मन धन की कुर्बानी दी। वहीं दूसरी तरफ आज़ाद हिंदुस्तान की सीमाओं की सुरक्षा के सवाल पर भी हमारे परिवार में जहां एक नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का छोटी का नाम है, वहीं दूसरा उस बहादुर का नाम है जो ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया था, नौशेरा का शेर कहा गया था, उनका नाम आता है। जिन्हें कश्मीर में भारतीय सेना की कमान देकर के तब भेजा गया जब पाकिस्तान ने आज़ादी के फ़ौरन बाद कबायलियों की मदद से कश्मीर पर चढ़ाई की और कश्मीर के बहुत से हिस्से को जीत लिया। लेकिन तब राजा हरि सिंह के अनुरोध पर भारत के प्रधानमंत्री ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने की शर्त पर भारतीय सेना भेजी थी कश्मीर की सुरक्षा के लिए, और तब कश्मीर में उस लड़ाई का नेतृत्व ब्रिगेडियर उस्मान को सौंपा गया। रिश्ते में वो मेरे नाना लगते हैं, और उस बहादुर जांबाज ने मोहम्मद अली जिन्ना के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर लो तो हम पाकिस्तान आर्मी का आपको पहला जनरल बना देंगे। लेकिन उन्होंने उनसे जवाब ये दिया था कि हम हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए, ये मेरा वतन है और हम मर करके भी यहीं दफन होना पसंद करेंगे। और उस बहादुर ने वतन के लिए ख़ुद को कुर्बान भी किया। कश्मीर की उस लड़ाई में नौशेरा दोबारा जीत लेने के बाद, झांगर घाटी पर दोबारा भारतीय सेना का कब्जा हो जाने के बाद, भाग रही पाकिस्तान आर्मी, अपने जवानों की लाशें छोड़कर भागने वाली पाकिस्तान आर्मी, उसने भागते समय अंधाधुंध गोले बरसाए। उन्हीं में से एक गोला ब्रिगेडियर उस्मान पर भी लगा और वो वहीं 3 जुलाई 1948 को शहीद हो गए। तो उनकी अभी जो चर्चा का विषय आया वो ये था कि इन दिनों दिल्ली के जामिया मिल्लिया में जहां वो दफन किए गए थे उस वक्त, उनकी मज़ार पर कुछ तोड़ फोड़ हुई है। यह दृश्य परिवार को और देश प्रेमियों को और सेना के लोगों को बड़ा विचलित करने वाला था। सेना के लोगों ने फ़ौरन संज्ञान लिया है और कल से ही मज़ार की मरम्मत शुरू हो गई है। जामिया मिल्लिया के प्रशासन से अफसोस के साथ मेरी शिकायत है कि इन लोगों ने सही तरीके से उन विभूतियों की, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो फाउंडर रहे हैं जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के, और 100 साल मना रही है जामिया मिल्लिया, और इतनी भी तौफीक नहीं कि 25 दिसंबर को जब जन्मदिन था, 140वां जन्मदिन डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का,
तो एक फूल चढ़ाने या मज़ार की सफाई करने भी डॉक्टर अंसारी की कोई नहीं गया। और बेहयाई से जवाब दिया गया कि ये कैंपस में जो मज़ारें हैं इसको हम तो कैंपस हमारा है लेकिन इसके देख रेख के लिए हमारे पास कोई बजट नहीं। हमें शर्म आता है उस एडमिनिस्ट्रेशन पर जो इतनी घटिया सोच लोग रखते हैं। बहरहाल परिवार के लोगों ने यह तय किया है और 2 सोसाइटी भी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी डॉक्टर M.A. अंसारी मेमोरियल सोसाइटी जो एक विद्यालय भी संचालित करती है और एक ब्रिगेडियर उस्मान मेमोरियल सोसाइटी। इन दोनों सोसाइटी की तरफ से हम लोग जामा मिलिया के सामने ये प्रस्ताव रखने जा रहे हैं कि इन हस्तियों की जो मज़ार है वहाँ उसकी देख रेख की जिम्मेदारी परिवार को सौंप दें। और जिस तरह से हम लोग ब्रिगेडियर उस्मान के शहादत दिवस को उनके वतन पर बीबीपुर गांव में उस कैंपस में हर साल मनाते हैं और जिस तरह से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का जन्मदिन 25 दिसंबर को हर साल डॉक्टर M.A. अंसारी इंटर कॉलेज में मनाते हैं, उसी तरह हम दिल्ली के जामिया मिलिया के उस कब्रिस्तान में भी अपने इन पूर्वजों की जो भारत की शान थे, जिन्होंने भारत की आन बान शान के लिए ख़ुद को कुर्बान किया है, हम उनके उस मज़ार पर भी छोटे मोटे कार्यक्रम जल्द से करके और उसकी वहाँ के रख रखाव की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेंगे और उस सोसाइटी के माध्यम से इस काम को आगे अंजाम देंगे। ये हम लोग की योजना है। पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानियों की कई कब्र हैं जो उपेक्षित हैं, देखी जाती है, तमाम रिपोर्ट आती रहती है। तो क्या इसको लेकर आप सांसद भी हैं, तो क्या ऐसा कोई मुद्दा उठाएंगे कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी कब्र पर दिए जले, साफ सफाई हो? सरकार से क्या मांग रहेंगे? देखिए, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं आज़ादी की लड़ाई में या सीमाओं पे, उन बलिदानियों को तो देश में सम्मान मिलना ही चाहिए। वो हमारे पूर्वज हों या देश के किसी भी हिस्से में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा वीर जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है, उसका सम्मान होना चाहिए। और सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह की विभूतियों को साल में कम से कम उन दिनों पर जब उनका जन्म हुआ या जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए, इन दिनों को यादगार दिन के रूप में मनाया जाए। जो ख़ास तौर से बहुत इम्पॉर्टेंट लोग हैं, अब ब्रिगेडियर उस्मान एक ऐसी हस्ती है जो हमारे सेना में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है और उनकी मज़ार पर दिल्ली में और जामिया के कैंपस में जो तोड़फोड़ हुई है, बड़ा आहत करने वाला वाक़या है ये। और हम उठाएंगे इस मामले को, पहले तो अभी जामिया प्रशासन से ही करेंगे, फिर उसके बाद मेमोरियल सोसाइटी के माध्यम से और सरकार से भी हमारी विनती होगी और आपके माध्यम से। और हम उस पत्रकार को भी बहुत इसके लिए शुक्रगुजार हैं उसके कि उसने कम से कम जा कर के उस दृश्य को कैमरे में कैद किया और उसकी कॉपी उसने हमें भेजी और उसके बाद ये वायरल हुआ है। तो आज हिंदुस्तान में बहुत से हिस्से में ये तस्वीर लोगों तक पहुंच गई है, लोग दुखी हैं, तो इसका कोई रास्ता निकाला जाएगा। जी बिल्कुल। बसपा सांसद अफजाल अंसारी का कहना है कि पूरे देश में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा जो लिए थे, उनकी कब्र की रख रखाव और सुरक्षा की दृष्टि से वह सरकार से भी मांग करेंगे। बहरहाल जिस तरह देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उपेक्षा की जा रही है, कब्र पर झाड़ झंकार लगाए जा रहे हैं, ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र तोड़ी गई, इसको लेकर भी देशवासी भी काफ़ी आहत हैं। लोकमंच न्यूज़ के लिए आसिफ बेग, लखनऊ। और इसी बीच बड़ी खबर आगरा से है। आपको बता दें कि आगरा में चलती कार में भीषण आग लग गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कार में बैठी बूढ़ी महिला की जलकर मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि कार ड्राइवर भी आग में झुलस गया, जिसके बाद जानकारी मिली है कि आग लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन आपको बता दें कि चलती कार में भीषण आग लग गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको आगरा से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि चलती कार में आग लगने से कार में बैठी बूढ़ी महिला की जलकर मौत हो गई, वहीं कार ड्राइवर भी आग में झुलस गया।
और इसी बीच बड़ी खबर आगरा से है, जहां आपको बता दें कि आगरा में एसएसपी बबलू कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष ताजगंज नरेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज समेत पूरी चौकी को लाइन हाजिर की गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से युवक पवन की मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद बताया जा रहा है कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको आगरा से दे रही है। आपको बता दें कि आगरा में एसएसपी बबलू कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां बड़ी कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष ताजगंज नरेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया है। साथ ही चौकी इंचार्ज समेत पूरी चौकी को लाइन हाजिर कर दिया गया। और इसी बीच बड़ी खबर बलिया से है। आपको बता दें कि बलिया में युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बिहार से दोस्तों के साथ शराब पीने गया था युवक, जिसके बाद शराब पीते समय दोस्तों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। वहीं आपको बता दें कि गोली मारकर युवक के दोस्त मौके से उसे फरार हो गए। वहीं परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला बैरिया थाना के माझी शराब की दुकान का बताया जा रहा है। यहाँ जहाँ मामूली विवाद को लेकर दोस्तों में कहासुनी हो गई। आपको बता दें कि कहासुनी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं परिजनों ने दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बलिया से दे रही है, जहाँ आपको बता दें कि मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसके बाद दो दोस्तों में छोटे से विवाद को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। आपको बता दें कि गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बलिया से हमारे संवाददाता संजय तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी संजय, बताया जा रहा है कि छोटे से कहासुनी को लेकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी, क्या कुछ अपडेट है? जी बता दें कि ये बैरिया थाना क्षेत्र के चांदी चौकी का मामला है, जहाँ पे सरकारी बियर की दुकान थी और बिहार से कुछ लोग आए थे और वहाँ पे शराब पीने के लिए आए थे और शराब पी रहे थे। जहाँ पे 3 दोस्त साथ थे और आपस में तुमने हुई और वहाँ पे एक दोस्त ने वो उनके करीबी थे, उन्होंने ही सलाह और बोतल से उसको वोट दिया। मौके पे उसकी मौत हो गई। सूचना पर जो दुकानदार था सूचना दिया पुलिस को। मौके पर चांदिया चौकी और बैरिया थाना पहुंचा, जहाँ पे 100 को कब्जे में लिया गया और जो उनके जो आरोपी थे वो 3 लोगों को फरार हो चुके हैं और उसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। अभी अधीक्षक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जिसकी मौत हुई है वो व्यक्ति आपराधिक मुकदमे है उसके ऊपर और यह छपरा जनपद, बिहार के छपरा जनपद के एकमा थाने का रहने वाला है। जी संजय, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में फास्टैग की अनिवार्यता की तारीख बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा से अब 15 फरवरी तक कैश लाइन से वाहन निकल सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि पहले 1 जनवरी 2021 से ये नियम लागू होना था, जिसके बाद तारीख को बढ़ाते हुए 15 फरवरी कर दिया गया है। वहीं अब आपको बता दें कि टोल प्लाजा से अब 15 फरवरी तक कैश लाइन से वाहन निकल सकेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि फास्टैग की अनिवार्यता की तारीख बढ़ा दी गई है, जिसे 1 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। और इसी बीच संत कबीर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पीएम आवास योजना में वसूली का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वसूली को लेकर लाभार्थियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं बताया जा रहा है कि जेई के ऊपर लोगों ने 2500 रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया है। साथ ही पूरा मामला महूली थाना क्षेत्र के नगर पंचायत हरिहरपुर का बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि पीएम आवास योजना में वसूली का मामला सामने आया है। लोगों ने वसूली को लेकर लाभार्थियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही आपको बता दें कि लाभार्थियों ने जेई के ऊपर 2500 रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया है।
कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कासगंज में साल के पहले दिन कोहरे ने अपना असर दिखा दिया है। आपको बता दें कि सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि कोहरा पड़ने की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि कोहरे के चलते आवन जावन में भी काफी तकलीफें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि साल के पहले दिन कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको कासगंज से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कोहरे के चलते विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है, जिसके चलते लोगों को अपने वाहनों की लाइटें जलाकर आना जाना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के चलते सड़क दुर्घटना की हादसे की आशंका भी बनी रहती है। वहीं आपको बता दें कि कोहरा पड़ने से लोगों के जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गए हैं। और इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कन्या विवाह योजना के नाम पर धन दिलाने का झांसा देकर युवती का अपहरण कर लिया गया। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर लिया, जिसके बाद एक पुलिस की बड़ी सफलता देखने को मिली है, जहां युवती का अपहरण होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए युवती को सकुशल बरामद किया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से कई मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराधी को जेल भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां कन्या विवाह योजना के नाम पर धन दिलाने का झांसा देकर युवती का अपहरण कर लिया गया था। इसी बीच रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि चेकिंग करने पहुंची विजिलेंस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया है। आपको बता दें कि कई लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने पर मुकदमा दर्ज भी किया गया है। वहीं मौके पर पुलिस फोर्स के साथ विजिलेंस टीम दोबारा पहुंची है, जहां बताया जा रहा है कि विजिलेंस टीम ने चेकिंग के दौरान कई घरों में विद्युत पकड़ी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रामपुर से दे रही है, जहां आपको बता दें कि रामपुर में चेकिंग करने पहुंची विजिलेंस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकपंच। नमस्कार।